नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। इस स्पेशल बुलेटिन में खबरें विस्तार से होंगी, खबरें फटाफट अंदाज में भी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी है। समग्र ग्रामीण विकास के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और किसानों के लिए उन्नत खरीद प्रणाली को लागू करने के लिए पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को पंजाब ग्रामीण विकास संशोधन अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी। ये फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 के खंड 7 में संशोधन न होने के कारण केंद्र ने पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त भी 1100 करोड़ का रूरल डेवलपमेंट फंड रोक लिया था। उस वक्त ये सामने आया कि सरकार ने ग्रामीण विकास का पैसा किसानों की कर्ज माफी में बांट दिया। अब पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम 1987 को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से 24 फरवरी 2020 को निर्धारित संशोधित सिद्धांतों के अनुरूप संशोधित किया गया है। कैबिनेट की बैठक में पंजाब में बंद हुई गेहूं की खरीद को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी गई कि सरकार के राज्य भर में खरीदे जा रहे गेहूं में सिकुड़े अनाज की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की टीमों को 15 जिलों का दौरा करने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब में जब से मान सरकार बनी है तब से पूरे तरीके से एक्शन मोड में भगवंत मान नजर आ रहे हैं और इस दिशा में एक और कदम उठाया गया। उधर हेट स्पीच से जुड़े 2 मामलों में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने अकबरुद्दीन ओवैसी को दोनों केसों में बरी कर दिया। हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े 2 मामलों में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने बुधवार को अकबरुद्दीन ओवैसी को दोनों केसों में बरी कर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं। अकबरुद्दीन पर धारा 120 बी, 153 ए और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में अकबरुद्दीन को 40 दिन तक जेल में रहना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें जमानत मिली थी। अकबरुद्दीन ने इन आरोपों से इनकार कर दिया था। इस मामले में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाहों ने उन पर सांप्रदायिक घृणा भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप नहीं लगाया। हालांकि अभियोजन पक्ष की तरफ से एफएसएल रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें ये पुष्टि हुई थी कि हेट स्पीच वाले वीडियो में अकबरुद्दीन की ही आवाज है। दरअसल साल 2012 में एक वीडियो सामने आया था। आरोप है कि इसमें अकबरुद्दीन ने भड़काऊ भाषण देते हुए 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वो दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर सकते हैं, ये बयान दिया था। फिलहाल अकबरुद्दीन को एक बड़ी राहत स्पेशल कोर्ट की तरफ से दी गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी वैसे भी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और अमूमन भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहते हैं, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें एक बड़ी राहत मिली है। उधर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। हरियाणा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अब शिक्षा और स्कूलों को लेकर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के मध्य हरियाणा के संयोजक अश्विनी दुल्हेड़ा ने एक स्कूल का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए न बेंच है और न ही कोई विशेष व्यवस्था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने गुरुग्राम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा और सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को प्रॉपर्टी डीलर तक बता दिया। भारी कमी है। एडजस्ट सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, आपको एडजस्ट नंबर तो नहीं दे सकता, मगर हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है और हरियाणा के स्कूलों के टीचर आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी डीलरी कर रहे हैं। वहाँ पे अटेंडेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता। सुशील गुप्ता के इस बयान पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। शिक्षा मंत्री ने सुशील गुप्ता पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली के स्कूलों की वीडियो भी उनके पास आती रहती हैं। नहीं, मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, बिल्कुल गलत है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हमें इस प्रकार की कंप्लेंट मिलती है तो निश्चित तौर से खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपना कुनबा, अपना संगठन मजबूत करते नजर आ रही है और इस दिशा में लगातार एक के बाद एक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज है। तो उधर अंबाला में आयोग फेडरेशन द्वारा बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
अम्बाला छावनी के सुभाष पार्क के ओपन थिएटर में आयोगा फेडरेशन की तरफ से बैसाखी के उपलक्ष्य में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने मंच से सभी को प्रदेशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी और कहा कि वो हमेशा चाहते हैं कि लोग खुशी की उमंग और लहर में रहें। कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अनिल विज ने कहा कि काबिलियत का होना भी जरूरी है और अवसर का होना भी। उन्होंने अवसर प्रदान किया है, वो चाहते हैं कि लोग आएं और अपनी कला का प्रदर्शन करें। हो सकता है कि अम्बाला छावनी से ही लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जैसे लोग निकल आएं। सब हंसते गाते झूमते और नाचते हैं भंगड़ा डालते, और ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। हम धीरे धीरे अपनी परंपराओं को छोड़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए प्रतिभागियों को 11,11 हजार रुपए इनाम राशि देने का मंच से ऐलान किया। बैसाखी के उपलक्ष्य में अलग अलग जगह इसी तरीके कार्यक्रम का आयोजन होता रहा, लेकिन जो बड़ी बात गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से कही गई कि हम अपनी परंपराओं को छोड़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। उधर गुरुवार को गुरुग्राम में बीजेपी जिला कार्यालय का उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। कार्यालय का नाम गुरु कमल रखा गया है। इस मौके पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और साथ ही राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे। गुरुग्राम के सेक्टर 30 में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। सेक्टर 30 में हाईवे के नजदीक बीजेपी के इस कार्यालय को बनाया गया है। भव्य रूप से बनाए गए इस कार्यालय में 3 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है। 4 मंजिला इस जिला बीजेपी कार्यालय में 30 कमरे बनाए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5 बजे इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह समेत तमाम स्थानीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर हमारे गुरुग्राम स्थित प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन समारोह है। ओपी धनखड़ ने बताया कि इस तरह के कार्यालय खोलने से लोगों के बीच समन्वय स्थापित होता है, वहीं संगठन की कार्यशैली में भी बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का इससे पहले दिल्ली का जो मुख्यालय है वो भी पूरी हाईटेक तरीके से बनाया गया और अब ऐसे में गुरुग्राम में बना ये जिला मुख्यालय भी हाईटेक है और कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इससे काफी सहूलियत भी मिलती हुई नजर आएगी। उधर गुरुग्राम में विवेक बंसल ने बीजेपी को महंगाई के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया और कार्यकर्ताओं को एक मंत्र भी दिया है। गुरुग्राम पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बढ़ती हुई महंगाई के बीच बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए विवेक बंसल ने कहा कि सरकार की तरफ से जो वादे और दावे किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। पिछले काफी समय से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हुआ है। इसका असर न केवल ट्रांसपोर्ट बल्कि इंडस्ट्री के अलावा आम जनता की जेब पर भी नजर आने लगा है। घरेलू गैस सिलेंडर से लेकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस बीच बीजेपी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस लगातार लोगों की आवाज सुनकर इन मुद्दों को उठा रही है। सशक्त करना है और संगठन को गतिशील करना है और एक समन्वय उसमें रखते हुए संगठन में उसको आगे बढ़ाना है। इस मौके पर विवेक बंसल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि वो लोगों के बीच जाकर इन मुद्दों को बखूबी उठाएं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखर है। सड़कों पर उतरकर विरोध करने का काम किया जा रहा है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। तो वहीं यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने रिश्वत के आरोप में सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। 1 मिनट में पूरे मामले को आपको समझाते हैं। यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने फूड एंड सप्लाई विभाग के एक सब इंस्पेक्टर को 20,000 की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यमुनानगर के कई राशन डिपो पर अनाज की सप्लाई के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से प्रवीण कुमार के नाम ठेका अलॉट किया। प्रवीण कुमार ने विजिलेंस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि वो फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर रजनीकांत से बिल वेरीफाई और ड्रॉ करवाने के लिए कहा तो उसने 20,000 रिश्वत मांगी। विजिलेंस की टीम ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी सब इंस्पेक्टर रजनीकांत को गिरफ्तार कर लिया। डिपो होल्डरों में अनाज की सप्लाई करते हैं। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से अनाज
जो वहाँ डीप होल्डरों के लिए सप्लाई करते हैं ट्रांसपोर्टर है ये ठेकेदार है टेंडर इसको छूटा है प्रवीण कुमार। विजिलेंस इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों में हुई बातचीत की ऑडियो विजिलेंस के पास है, जिसे जांच के लिए सीएफएस सेल भेजा जाएगा। फूड सप्लाई विभाग में लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। अब इसी तरह का मामला सामने आया है। जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ती हरियाणा की सरकार और ऐसे में प्रशासन में पूरी तरीके से मुस्तैद। रिश्वतखोरों के खिलाफ यह अभियान जारी है और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी ऐसे में देखने को मिल रही हैं। उधर कुरुक्षेत्र के शाहबाद में सिरफिरे की करतूत सामने आई। सिरफिरे ने 10वीं कक्षा की छात्रा पर एसिड अटैक किया और विरोध करने पर छात्रा के भाई को चाकुओं से हमला कर घायल कर दिया। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहवा उपमंडल में एक सिरफिरे की करतूत सामने आई। परीक्षा देने गई 10वीं कक्षा की छात्रा पर उसने एसिड फेंक दिया और विरोध जताने पर पीड़िता के भाई को चाकू से घायल कर दिया। घटना को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। हमले में बाल बाल बची पीड़िता ने बताया कि युवक उसे बार बार परेशान करता था और उसे धमकी देता था। पीड़िता के चाचा कुलवंत सिंह ने बताया कि उसकी भतीजी परीक्षा देने के बाद वापस आ रही थी और तभी उस पर तेजाब से हमला हुआ और साथ ही उसके भतीजे पर भी चाकुओं से वार किए गए। फिलहाल परिवार की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई गई है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई है। एग्जाम देकर वापस आ रही है अपने भाई के साथ, तो इससे लड़का जो लड़का था उस लड़के ने आके तेजाब फेंका लड़की के पैरों के ऊपर और चाकू से वार किया है भाई के ऊपर, तो वार किया है। काफी टाइम से ये परेशान कर रहा था। वहीं पुलिस जांच अधिकारी परमजीत कौर ने बताया कि एसिड अटैक की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही अस्पताल में भी फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। राजीव अरोड़ा, कुरुक्षेत्र, खबरें अभी तक। वाकई हैरान कर देने वाली खबर। आखिर मनचलों के हौसले कितने बुलंद हैं कि एक 10वीं की छात्रा पर एसिड अटैक किया और उसके भाई पर चाकू से हमला कर दिया। उधर गुरुग्राम के फरूख नगर में मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ बांटा गया। नशीला पदार्थ मिला, प्रसाद पीने से 30 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। गुरुग्राम के फरूख नगर के गांव मुबारकपुर में मंगलवार देर रात बुद्ध माता के मेले में प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ लोगों को परोसा गया, जिसमें 10 बच्चों समेत करीब 30 लोग बेहोश हो गए। सभी को देर रात सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक किसी श्रद्धालु की तरफ से जूस का प्रसाद बांटा जा रहा था। माना जा रहा है कि उसी में कोई नशीला पदार्थ मिलाया गया, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ी। हालांकि फिलहाल पीड़ितों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच में जुट चुकी है। आए थे ना यहाँ कहाँ मुबारकपुर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ को कोल्ड ड्रिंक बांट रहा था, तो छोटे बच्चे भी थे ना हमारे साथ, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी है जी, और फिर 15-20 मिनट के बाद गिरने चालू हो गए। सर मैं सुता पड़ा सर, वो मेरे भाई थे जो ताई थी, इसके साथ ठंडा में कोल्ड ड्रिंक में इसको पिला दिया। देखिए किस तरीके से वहां पर प्रसाद में मिलाकर नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया, जिससे वहां पर जो भक्त थे जिन्होंने उसे पिया उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। एक हैरान करने वाला था। उधर करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। 24 घंटे में लूट की दूसरी वारदात सामने आई है। एक महिला से लाखों की लूट के बाद बदमाश फरार हो गए। करनाल में पैसों का लालच देकर एक महिला से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला गाड़ी में बैठी थी और कार की पीछे की सीट पर नकदी से भरा बैग रखा हुआ था, जिसमें जेवरात भी थे, जिसे लेकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। महिला अपनी बेटी के साथ कार में सवार होकर पुरानी सब्जी मंडी के पास खरीदारी के लिए आई थी। वहीं एसएचओ का कहना है कि बदमाशों को जल्द ही गिरफ्त में ले लिया जाएगा। ये कोई पहली वारदात नहीं है कि जब बदमाशों ने इस तरीके से लोगों को लूटा हो। इससे कुछ दिन पहले भी एक पेट्रोल पंप कर्मचारी के साथ लाखों की लूट हुई थी। फिलहाल देखना यह है कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। 10-10 के नोट गिरे हुए थे, कई नोट, 14-15 नोट, तो वो उनको अपना बैग, जो अपना उसका बैग था, उसको सीट पर रख के और वहाँ बैठ के उठाने लगी नोटों को। जब वो नोट उठा रही थी तो उसके बाद उसने देखा तो वो जब तक उसका बैग गायब था। बिल्कुल लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। किसी को कहेंगे भाई आपकी मुगलैल गिर गया, आपके उस पर गाड़ी का नीचे गिर रहा है। चोरों के हौसले बुलंद है और एक के बाद एक लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जो पुलिस के लिए एक चुनौती भी है।
उधर पंचकुला में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए बाइक सवार ने पंप की स्वाइपिंग मशीन की चोरी की और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पंचकुला में सेक्टर 3 पेट्रोल पंप पर बुलेट में पेट्रोल भरवाने पहुंचे 2 युवक पंप की स्वाइपिंग मशीन लेकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप मैनेजर ने बताया कि टेम्परेरी नंबर के बुलेट पर 2 युवक पेट्रोल भरवाने पहुंचे थे। उन्होंने 160 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल डालने को कहा। पंप कर्मी ने पेट्रोल डालने के बाद बुलेट मालिक को पेमेंट करने को कहा, जिसके बाद सही मात्रा में पेट्रोल नहीं डालने के आरोप युवकों ने लगाए। इस पर पेट्रोल पंप कर्मी ने रीडिंग सीसीटीवी फुटेज चेक करने की बात कही, लेकिन बुलेट मालिक इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद उसने पेट्रोल पंप कर्मी को मैनेजर को बुलाने को कहा। जैसे ही कर्मचारी मैनेजर को बुलाने गया, उसी समय बुलेट मालिक मौके से स्वाइपिंग मशीन लेकर फरार हो गए। पंप के मैनेजर ने बताया कि आरोपी बुलेट मालिक ने 160 रुपए में 120 रुपए कैश किए थे और 40 रुपए पेटीएम के जरिए जमा करवाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखना होगा कि ये युवक कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। चोरों ने स्वाइपिंग मशीन पर हाथ साफ कर दिया। पेट्रोल पंप पर इस तरीके की चोरी की वारदात हैरान करती है। उधर नूह में ट्रक चालक ने पुलिस की जिप्सी पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जवान की मुस्तैदी से बड़ी घटना घटने से बच गई। गुरुग्राम अलवर नेशनल हाईवे पर खेड़का गांव के नजदीक ओवरलोड डंपर को रुकवाकर उस पर कार्रवाई करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। डंपर चालक ने डंपर रोकने की बजाय पुलिस की गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस के जवानों ने भी हिम्मत नहीं हारी और डंपर के आगे कांटे फेंक दिए, जिससे उसका एक टायर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ओवरलोड डंपर जब आगे नहीं बढ़ा तो चालक उसे छोड़कर फरार हो गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। को जागरूक कर रहे हैं कि पुलिस यातायात के नियमों की पालना करें, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलों पर हेलमेट पहने, दो से सवारी से ज़्यादा ना बैठे। कार वगैरह चार पहिया वाहन अगर जो चला रहे हैं तो वो अपनी दोनों सीट बेल्ट लगाकर चलाएं। रेड लाइट ना क्रॉस करें और लोगों को रेड लाइट पर रोक कर बताया जा रहा है कि भाई मोटरसाइकिल पर अगर हेलमेट पहन के चलेंगे कि आपका ही जीवन सुरक्षित है। ट्रैफिक पुलिस और डंपर चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की कोशिश में है। साथ ही डंपर को ठीक कराकर इम्पाउंड और चालान किया जाएगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ी पर ही ट्रक चढ़ाने की नाकाम कोशिश की। हालांकि पुलिस मुस्तैद थी और बड़ी घटना घटने से बच गई। उधर कैथल में व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड से पहले उसने मौत की वजह भी लिखी। 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। कैथल के एम्प्लॉयज कॉलोनी में एक व्यक्ति ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इससे पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा गया था। जांच अधिकारी ने बताया कि सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक की पुत्र वधू और उसके परिवार के लोग उसे मानसिक तौर पर परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या का रास्ता ही चुना। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच इस मामले की गहनता से की जा रही है। सत्तर सिंह नाम का व्यक्ति था एम्प्लॉयज कॉलोनी का। इसने सुसाइड किया है अपने पुत्र वधू और उसके मायके वालों की से तंग आकर। अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर इन्होंने अपनी सुसाइड की है। क्या सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट मिला है उसकी जेब से। उसमें उसकी पुत्र वधू तन्विका और उसके फादर और उसका ताऊ है। मृतक के बेटे ने मांग की है कि उनके परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो। एक बुजुर्ग ने, एक 70 साल के बुजुर्ग ने अपने ही लाइसेंस रिवॉल्वर से खुद की जान ले ली, क्योंकि उसका आरोप है और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें ये पता चला है कि कोई तन्विका नाम की जो महिला, जो कि उसके बेटे की पत्नी थी, लगातार परेशान करती थी और कई तरीके के आरोप लगाए गए थे। वहीं हरियाणा में शिक्षा नियम 134A को लेकर अब हरियाणा सरकार की ओर से नई शर्तें लागू की गई हैं, जिसे लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है। हरियाणा में नियम 134A काफी समय से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। 134A को लेकर सरकार के फैसले को लेकर जहां विपक्ष हमलावर है, तो वहीं अभिभावकों की नाराजगी भी सामने आई।
जिसके बाद हरियाणा सरकार ने नियम 134A को लेकर नई शर्तें लागू की हैं। अभिभावकों की मांग को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शिक्षा के नियम 134A को एकदम खत्म नहीं करने का फैसला लिया है। स्कूलों में 134A के नियम के तहत दाखिला प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। अब 134A के तहत हर साल एक कक्षा को खत्म किया जाएगा, जिसके तहत आगामी 12 सालों में 134A पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं 134A के तहत अब दाखिला सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जिनके अभिभावकों की सालाना इनकम 1,80,000 से कम है। बहरहाल शिक्षा मंत्री ने ये भी जानकारी दी कि स्कूलों में बच्चों की संख्या के हिसाब से अध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार भी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को दे दिया है। 134A को लेकर बीते दिनों जो राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, उस पर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ भी नजर आया था। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को भी शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों के विकास के प्रचलित मापदंडों में सांस्कृतिक उत्थान के तत्वों को शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी TADP के मॉनिटरिंग इंडिकेटर में स्थानीय बोली में शिक्षा, मलेरिया, एनीमिया में कमी, वन उपज की समर्थन मूल्य में खरीदी, लोक कला, लोक नृत्य और पुरातत्व का संरक्षण संवर्धन, इसके अलावा जैविक खेती, वन अधिकार पट्टे आदि को शामिल किया जाना चाहिए। भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इन सभी मापदंडों पर छत्तीसगढ़ ने शानदार काम किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि हमारे राज्य में कुल 10 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें पूर्णतः 8 जिले अनुसूचित क्षेत्र में हैं और 7 जिले बस्तर संभाग में हैं, जो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है और वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित है। इन आकांक्षी जिलों के विकास को लेकर नीति आयोग समय समय पर समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मापदंड के आधार पर आकांक्षी जिलों के बीच श्रेणीकरण किया जाता है। छत्तीसगढ़ आदिवासी संस्कृति को अपने आज भी संजोए हुए है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और इसी को बचाने के लिए जो पत्र लिखा गया है, बेहद अहम पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से लिखा गया है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।